केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको वो खबरें दिखाने का जो दावा है आपने सुबह से कहीं नहीं देखी होंगी। खबरों की शुरुआत करेंगे आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आज उस समय दहल उठी जब शिया समुदाय की मस्जिद पर फिदायीन हमले के बाद बम धमाका हो गया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान इस समय गृहयुद्ध जैसे हालात का सामना कर रहा है और इसी वजह से माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने ही घर में चौतरफा घिर गया है। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। कहावत है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है एक दिन वो खुद उसी में गिरता है। पाकिस्तान ने भारत को दहलाने के लिए आतंकी साजिशें रची, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की चिंगारी भड़काई, लेकिन अब वही साजिशें उसी के लिए नासूर बनी हुई है। राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में भीषण आत्मघाती हमला हुआ। फिदायीन आतंकी ने नमाज के दौरान खुद को मस्जिद के अंदर ही उड़ा लिया। धमाके के बाद मस्जिद में चीख पुकार मची। मस्जिद में फर्श पर चारों तरफ लाशें बिखर गई। धमाके वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस्लामाबाद के तरलाई में मौजूद मस्जिद में धमाका हुआ, जिसका नाम इमाम बारगाह खदीजत उल कुबरा है। धमाके में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। हालात को देखते हुए इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पाक सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जिस तरीके से आज जुमे की नमाज के बाद बम धमाका हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक है। और जिस तरीके से नमाजियों को वहाँ पर मारा जा रहा है, इमाम बाड़ों के अंदर ब्लास्ट हो रही है, मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं। बेखता माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक शिया समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को इस आतंकवादी देश घोषित किया जाए। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि पाकिस्तान में अलगाववाद की आग भी भड़की हुई है। बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाके पिछले 7 दिनों से तबाही मचाए हुए। बीएलए ने पाक सेना के खिलाफ ऑपरेशन हेरोफ चला रखा है। ऑपरेशन हेरोफ के दौरान करीब 300 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। बीएलए के लड़ाकों के एक्शन के सामने पाक सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भागते नजर आए। बलूचिस्तान के 5 शहरों पर बीएलए लड़ाकों ने कब्जा जमा लिया है। बीएलए की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का हर शहर विरोध कर रहा है। बलूचिस्तान में जहां भी पाकिस्तान सेना की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उस पर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। उससे पाक फौजियों को मौके से भागना पड़ रहा है। वहीं पाक के फील्ड मार्शल मुनीर ने बीएलए के हमले में घायल पाकिस्तानी जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान मुनीर ने पाक सेना का हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान में जो आज ये धमाका हुआ है, इसके लिए पाकिस्तान और केवल पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से प्रायोजित दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, आज वही रेसिपी वो टेस्ट कर रहा है। और आप ये देखेंगे कि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने बाकी के देशों के लिए प्लान की थी, आज वही उस देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन गया है। पाकिस्तान आतंकवाद और अलगाववाद की आग में तो झुलस ही रहा है। कंगाली भी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। गरीबी से जूझ रहे लोग पाकिस्तान में गटर के ढक्कन तक नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से पाक में गटर चोरों के खिलाफ कानून लाया गया है। इस कानून के तहत 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ताकि पाकिस्तान के गटर के ढक्कन चोरी ना हो। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं, जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा,
जो गटर का ढक्कन खरीदेगा उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इन तीनों तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का इस समय क्या हाल है। जिस आतंकी संगठन टीटीपी को पाकिस्तान ने दूध पिलाया, अब वहीं उसे डस रहा है। आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। यही हालात रहे तो आने वाले समय में पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के बाद अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है। छात्र नेता उस्मान हादी की मौत को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ढाका में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ढाका के प्रदर्शनकारियों के वजह से यूनुस के आवास का भी घेराव करने का प्रयास किया गया। उस्मान हादी के लिए लगातार लोगों की ओर से इंसाफ की मांग की जा रही है और लोगों ने पुलिस के बैरिकेड्स तक तोड़कर के उपद्रव जम के मचाया। इस बीच पुलिस ने भी हालात को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में एक बार फिर ढाका की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। छात्र नेता उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने के लिए हजारों लोग सड़कों पे उतरे। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में यूनुस का आवास घेरने की कोशिश की। लोगों ने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर उपद्रव भी मचाया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हुई। देखते ही देखते प्रदर्शन वाली जगह पर बवाल मच गया। प्रदर्शनकारी तोड़ फोड़ और हंगामा करने लगे। ढाका में बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग भी की, जिसके बावजूद जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ढाका में लोग जिस उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे उतरे। 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में उसकी हत्या कर दी गई थी। एक बैटरी से चलने वाले ऑटो रिक्शा में बैठे उस्मान हादी को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। घायल हादी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। हालत बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए हादी को सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। उस्मान हादी शेख हसीना और भारत के खिलाफ मुखर होकर बोलता था। हादी ढाका से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। हादी को बांग्लादेश की सियासत का उभरता हुआ चेहरा माना जाता था। बांग्लादेश में ढाका में जो बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका एक और बड़ा कारण है क्योंकि इन प्रदर्शनों के द्वारा बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि धार्मिक भावनाओं पे ज़्यादा यकीन करती है, ज़्यादा रूढ़िवादी को बढ़ावा देना चाहती हैं, वो बीएनपी को बैकफुट पर लाना चाहते हैं ताकि इस इलेक्शन में बीएनपी हार जाए। अवामी लीग तो है ही नहीं, तो जीतेगा कौन? जमाते इस्लामी, एनसीपी, मुस्लिम छात्र शिविर और उनकी सहयोगियां पार्टी। बांग्लादेश के ढाका में उस्मान हादी की हत्या के बाद राजनीति और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी। 2 मुख्य संदिग्धों की तस्वीरें जारी की और उनकी सूचना देने वालों को 50 लाख टका इनाम देने की घोषणा भी की गई। इस मामले में करीब 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। परिजन यूनुस पर हत्या करवाने का आरोप लगा चुके हैं। समर्थकों को लगता है कि बांग्लादेश सरकार धीमी गति से इस मामले की जांच करवा रही है। आशंका मामले को दबाने की भी जताई जा रही है, जिससे नाराज समर्थकों ने यूनुस के आवास का घेराव करने की कोशिश की। देखना होगा कि अंतरिम सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन बड़ा रूप लेगा या पुलिस और सेना इसे कुचल देगी, क्योंकि हादी की हत्या तो यूनुस ने ही करवाई है, तो सच कैसे बाहर आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे नोएडा की।
नोएडा के युवराज की मौत के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि दिल्ली में उसी तरह से बेकसूर की मौत ने जख्मों पे एक बार फिर से नमक छिड़क दिया है। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर और कितनी मौतों के बाद सिस्टम जागेगा? आखिर कब तक ये लापरवाही होती रहेगी और कब तक आखिर एक्शन के नाम पर लीपापोती का प्रयास होता रहेगा? कितने बेगुनाह और ऐसे हैं जो करप्शन की मिलावट से तैयार मौत के गड्ढे का शिकार होते रहेंगे और कब तक सिस्टम हमेशा की तरह नींद में सोया रहेगा? पहले घटना होती है, इसके बाद जांच के नाम पर लीपापोती होती है, इसके बाद शुरू हो जाता है कार्रवाई वाला वो ड्रामा जिसमें कुछ लोगों के सस्पेंशन होते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि दरअसल हमने बहुत सख्त कार्रवाई कर दी। इसके बाद एक बार फिर कोई घटना हो जाती है। इस बार क्या हुआ है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। एक और घटना, एक और मौत, लेकिन जिम्मेदार वही प्रशासन। दिल्ली का कमल रात भर तड़पता रहा, लेकिन सिस्टम चैन की नींद सोता रहा। उसका परिवार पुलिस थानों की मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन केवल गोल मटोल आश्वासन ही मिले और इस लापरवाही ने एक परिवार से उसका जवान बेटा छीन लिया। कमल रात को नाइट शिफ्ट कर ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जनकपुरी में खोदा हुआ एक गड्ढा था। दावा है कि कमल रात के वक्त इस गड्ढे में गिर गया और सुबह गड्ढे से उसका शव मिला। जो बाइक थी, कैसे देखिए गड्ढे में गिरने के बाद बाइक के देखिए पुर्जे पूरी तरह से हिल गए। लगभग 25 फीट के गहरे में बाइक ये गिरती है। कमल जिसकी मौत हो गई, इस बाइक से गिरने के बाद गड्ढे में तुरंत उसकी मौत हो जाती है, लेकिन बाइक जो है काफी देर तक वहां पर पड़ी रही। ये बाइक मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये अभी भी इस पर जो है चारों तरफ आपको मिट्टी लगी हुई आपको दिखाई देगी बाइक पर। कैसे जो है बाइक के देखिए हेडलाइट की बात करूं, नंबर प्लेट की बात करूं, आगे जो शीशे हैं वो सब कुछ यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर उखड़ गए। रात को कमल जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन उन्हें निराशा और पुलिस की तरफ से असंवेदनशीलता के अलावा कुछ भी नहीं मिला। कमल के भाई का आरोप है कि उसने न केवल अपने भाई की तलाश की, 6 अलग अलग पुलिस स्टेशनों में घूमा, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। पुलिस की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। सामने से मैं बोल के अपने भाई का, तो सामने से किसी पुलिस ऑफिसर ने फोन उठाया कि आप इस लोकेशन पे आ जाओ, यहाँ पे आपके भाई का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस ने तो सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं किया, पर आज हमारी एसएचओ से बात होगी तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि वो हमको सपोर्ट करेंगे। अभी सुना आपने, किसी का भाई लापता हो गया, लेकिन सिस्टम के कान पर जू तक नहीं रही। आसपास के लोगों ने सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए और लोगों का आरोप है कि गड्ढा ढका नहीं गया था, कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं लगा था, आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, रात के वक्त रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, सुबह तक उस इलाके में रास्ता बंद नहीं किया गया, आनन फानन में गड्ढे के चारों तरफ पर्दे लगाए गए। यानी साफ है कि प्रशासन हादसे के बाद जागा। सोचिए, देश की राजधानी में एक आम आदमी की मौत की कीमत कितनी सस्ती है। घटनास्थल पर पहुंचे दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते नजर आए। उनके समर्थकों ने तो हमारे साथियों के साथ धक्का मुक्की तक कर दी। सर, कल देर रात परिजन थानों के चक्कर लगाते रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर प्रवेश जी बताइए, जिम्मेदार कौन है? प्रवेश जी, केजरीवाल कह रहे हैं हत्या है, हादसा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं हत्या है, हादसा नहीं है। आपके जेई यही कहा। प्रवेश जी कुछ तो बोलिए, जवाब तो देंगे इसमें ना। तो देखिए फिलहाल प्रवेश जी मीडिया के सवालों से बचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कई सारे सवाल मीडिया के, लेकिन प्रवेश जी जवाब नहीं दिए। प्रवेश जी बार बार कैमरे से नजर चुराते रहे। लगभग कई सारे सवाल हमने किए, लेकिन प्रवेश जी की हिम्मत नहीं है कि जवाब दें इस पूरे घटना को लेकर। नेताजी तो नेताजी, बल्कि नेताजी के साथ पुलिस वाले भी पतली गली पकड़ते दिखाई दिए। गाड़ी में बैठे, काला शीशा चढ़ाया और मुंह छिपाकर निकल लिए। पुलिस कुछ नहीं करती है। बीजेपी सरकार में पुलिस को बोलने का अधिकार नहीं है। सर ये पर्दे के पीछे कब तक रहेंगे सर? सर ये ब्लैक शीशा लगा के आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक जान चली गई है सर। सर थोड़ी सी जिम्मेदारी लीजिए। ये देखिए, ये पुलिस की बेशर्मी, ये पुलिस की बेशर्मी, दिल्ली पुलिस के निकम्मापन। पहले तो उनके निकम्मेपन की वजह से एक जान चली जाती है और उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय जांच और कमेटी की खानापूर्ति। और पुलिस वाले देखिए, ऐसा लगता है इनके मुंह में दही जम गया।
घटना के बाद एक्शन का दावा किया गया। जूनियर इंजीनियर समेत 3 अफसर सस्पेंड किए गए। ठेकेदारों की तलाश में ऑर्डर निकाले गए, लेकिन ये एक्शन कम खाना पूर्ति ज्यादा नजर आई। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हादसे के बाद दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर रेखा गुप्ता सरकार पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज भी हादसे वाली जगह पहुंचे और दिल्ली सरकार को जमकर निशाने पर लिया। इतने घटियापन तक क्या कोई सरकार गिर सकती है कि सिर्फ इसलिए कि साहब किसी की गलती नहीं थी, वो लड़का खुद ही मर गया, इसीलिए क्राइम सीन पर बाद में चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई, लोहे के बैरिकेड लगा दिए गए। दूसरी बात, एक वो बैरिकेडिंग होती है जो क्राइम सीन के लिए की जाती है, जिसपे पन्नियां बांधी जाती हैं। ये वो वाली बैरिकेडिंग नहीं है, ये वो बैरिकेडिंग है जो फर्जीवाड़ा करने के लिए बनाई गई। इस मामले में सियासत तो होती ही रहेगी, लेकिन अब जरूरत है अंदर से खोखले हो चुके इस सिस्टम में सुधार की। और ये तभी होगा जब जिम्मेदारी तय होगी, एक्शन होगा, जिससे कि आने वाले वक्त में कोई भी कमल या युवराज की तरह जानलेवा लापरवाही का शिकार न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सिस्टम की लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली। बढ़ते खबरों में आगे, देश में एक तरफ हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से यहाँ पे भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं यहाँ पर, तो वही दूसरी ओर यूपी के बाराबंकी में जबरन एक हिंदू के माथे से तिलक मिटा दिया जाता है। क्या पंडित के माथे से तिलक किसी साजिश के तहत हटाया गया? क्या बाराबंकी को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई? इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से इन तस्वीरों ने आज पूरे देश को हैरान और परेशान कर दिया। पहली नजर में दो तस्वीरों को देखकर यही लगा कि दो लोगों के बीच कोई मामूली विवाद हुआ होगा, लेकिन जब इन तस्वीरों का सच सामने आया तो एक बार फिर जिहादी मानसिकता का पर्दाफाश हो गया। ये बाराबंकी के पंडित हरीश शर्मा हैं। हरीश एक मुस्लिम महिला के साथ देवा शरीफ दरगाह पहुंचे थे, लेकिन दरगाह के पास सामान बेचने वाले एक मुस्लिम युवक ने हरीश को ऐसा झकझोरा कि हरीश का गंगा जमुनी तहजीब से भरोसा ही उठ गया। एक व्यक्ति ने मुझे रोका तो मैंने नहीं रोका, तो दूसरा व्यक्ति बोलता वो पंडित, तो हम नजरअंदाज किए। हमको वो भी दुकानदार था, ग्राहक वही जिसने मुझे मारा, मतलब ऐसे किया था कान से। अच्छा। ठीक उसी व्यक्ति ये पंडित, वो पंडित, तो मैंने नजरअंदाज किया। हमको लगा कोई किसी को बुलाता होगा, भाई बहुत लोग वहाँ निकल रहे हैं, यहाँ कोई परिचित तो है नहीं जो ऐसा बोले। तो फिर वो मेरे पास आके ऐसे मेरे कान को पकड़ता, फिर कस के मुझे हिलाता है। वो आप वीडियो में देख लेंगे। यानी कि जबरदस्ती वो डलिया अपना देता है चढ़ाने के लिए, और मेरा तिलक धोता है। और धो देता है आपका? कैसे धोता है? वो ऐसे कान पकड़ के दबाता है, नीचे झुकाता है, बोतल रखी तो बोतल से ऐसे करके धोता है। दरअसल हरीश शर्मा जब देवा शरीफ दरगाह के पास से गुजर रहे थे, तभी एक मुस्लिम युवक ने हरीश को पकड़ा और पानी से हरीश के माथे पर लगे तिलक को जबरन हटा दिया। दावा है सामान बेचने वाले मुस्लिम युवक ने हरीश के साथ आई मुस्लिम महिला के साथ भी बदसलूकी की। रिपब्लिक भारत पर खुद हरीश शर्मा ने अपनी आप बीती सुनाई है। जिसके साथ मैं गया था वो आंटी जी मुस्लिम है, तो हमने कहा आंटी जी इसको चढ़ा दीजिए, तो आप आइए तो हम आपको कुछ बात बताते हैं। मेरे साथ कोई घटना हो गई, तो हमने सारी बात आंटी को बताई, तो आंटी गुस्सा होकर उसको डांटने लगी कि आपने इनका तिलक क्यों धोया, इनके तिलक से तुमको क्या नफरत है। फिर तो आंटी से भिड़ गया। फिर वो अच्छा क्या कह रहा था उनको कि 20 रुपये की चादर नहीं ली, ऐठन दिखा रही हूँ मुझसे। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, ऐठन नहीं दिखाएंगे, हम अभी आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हम पुलिस कोतवाली चले गए। हरीश के मुताबिक ये घटना देवा शरीफ दरगाह से करीब 70 मीटर दूर हुई। जब महिला दरगाह के अंदर गई तब वो बाहर चने खाते हुए दरगाह की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ दुकानदारों में से एक ने उन्हें ओए पंडित कहकर रोका और अभद्रता शुरू कर दी। बड़ी बात यह है कि बाराबंकी की देवा शरीफ दरगाह को हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भाव का बड़ा प्रतीक माना जाता है। दरगाह पर हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बड़ा मेला भी लगता है, जिसे देवा मेला कहा जाता है। दरगाह पर होली का त्योहार भी भाईचारे के साथ मनाया जाता है। लेकिन इन दावों की पोल तब खुल जाती है जब किसी हिंदू का तिलक जबरन दरगाह से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही मिटा दिया जाता है। फिलहाल
हरीश ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।